नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा भी इस वक्त आपके सामने न्यूज रूम लाइव में शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की कुछ अहम सुर्खियों पर। आज की पहली बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का पहला दौरा रहेगा। इसके बाद आपको बता दें कि संसदीय समिति को ब्रीफ करने विदेश सचिव विक्रम मिस्री जो है पूरी जानकारी ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से देने जा रहे हैं। आज और कल ये होगा और आपको बता दें कि तमाम चीजें कैसे प्रोजेक्ट को जो है वो ऑन ग्राउंड रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर कैसे हुआ, तमाम जानकारी देंगे क्योंकि विदेश दौरे पर सांसद जो है वो जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद कश्मीर के अंदर लगातार आतंकी ठिकानों और साथ साथ आतंकियों के मददगारों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है और इसी मामले में एक और बड़ी कार्रवाई कश्मीर के शोपियां में देखने को मिल रही है। विस्तार से पूरी जानकारी आपको बताएंगे। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और एक मददगार जो आतंकियों का मददगार था, आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर अब कार्रवाई होगी क्योंकि यहां पर खुफिया जानकारी और साथ ही साथ नौजवानों को इस तंजीम में शामिल करने का आरोप इस पर लगाया गया है कि ये बरगलाता था और बच्चों को इसमें शामिल करता था। तो वहीं संभल जामा मस्जिद मामले में आज सुनवाई होगी और आज फाइनली फैसला आ सकता है, ऐसी संभावना है कि आज इसका फाइनल फैसला आ सकता है। फैसला क्या होगा, किसके हित में होगा, ये सुनवाई के बाद ही पता लग पाएगा। तो इससे पहले सबसे पहले बात करेंगे विदेश मंत्री की, जहां पर आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर आज विदेश के दौरे पर है और काफी महत्वपूर्ण ये रहने वाला है क्योंकि आपको बता दें कि आज से विदेश दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे। नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी का दौरा किया जाएगा और इस बीच जयशंकर का ये 6 दिवसीय दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर के ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा होने वाला है। 3 देशों का ये दौरा करेंगे और लगभग 6 दिन तक ये अपने देश से बाहर रहेंगे। कूटनीतिक संबंधों को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी और जिसका हमने परिणाम कुछ पिछले दिनों में भी देखा हुआ था। जब पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद लगभग सभी देशों ने भारत का समर्थन किया और इस आतंकी हमले की निंदा की और यही वजह है कि भारत अपनी कूटनीतिक साझेदारी को, कूटनीतिक रणनीति को मजबूत करने में लगी हुई है और इसे एक पायदान पर पहुंचाया जाए, एक जगह पर पहुंचाया जाए जिसका नतीजा पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, भारत के हित में हो, भारत के विकास के हित में हो और भारत के रक्षा समझौते या सुरक्षा से जुड़ी चीजें जो बाहरी देशों से होती हैं उसको लेकर भारत को फायदा हो। न सिर्फ भारत को बल्कि जो भी साझेदार देश होता है उसको भी फायदा होता है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इन 3 देशों का दौरा करेंगे, उनके वहां पर मुलाकात करेंगे और बहुत सारे मुद्दों पर आपसी चर्चा भी संभव है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि ये 6 दिन की यूरोपीय यात्रा है जहाँ पर नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी ये 3 जगह पर जाने वाले हैं। तमाम जानकारी यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद दी जाएगी और काफी इम्पोर्टेंट ये रहता है विदेश दौरा, जहाँ पर आपको बता दें कि 6 दिवसीय ये विदेश दौरा है जहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जाने वाले हैं। इस हवाले से तमाम जानकारी आपको देंगे एक एक करके ग्राफिक के माध्यम से, जहाँ पर फिलहाल ये 6 दिवसीय दौरा काफी महत्वपूर्ण। बिल्कुल, देखिए 6 दिन की ये यूरोपीय यात्रा है। विदेश मंत्री विदेश दौरे को लेकर ये पूरी जानकारी आपको हम बता रहे हैं कुछ पॉइंट्स में और ये 6 दिन की बहुत महत्वपूर्ण यूरोपीय यात्रा बताया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 6 दिन की ये यूरोपीय यात्रा है जहां पर 3 अलग अलग जगह यात्रा जो है 19 मई यानी कि शुरू हो रही है आज से और 24 मई तक ये चलेगी। बिल्कुल, देखिए आज से ये यात्रा शुरू होनी है और 24 तक होगी, यानी लगभग 6 दिन की यात्रा होनी है विदेश मंत्री एस जयशंकर की। इस यात्रा में बहुत सारे पहलू होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली विदेश यात्रा है विदेश मंत्री एस जयशंकर की और ये माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो उपलब्धियां हैं वो भी उस पर भी डिस्कस किया जा सकता है। इसमें नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी के नेताओं से मुलाकात जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर करते हुए नजर आएंगे और तमाम अहम चीजों के बारे में जानकारी जो है वो अब ग्लोबल लेवल पर देने जा रहे हैं। खास बात यह है कि पहली बार जिस तरीके से शीतल ने बताया कि विदेश यात्रा जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली विदेश यात्रा है, तो इस बीच ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी के नेताओं से मुलाकात जो है वो एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है वो करने वाले हैं।
बिल्कुल, देखिए, भारत पाकिस्तान तनाव, आतंकवाद, ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी साझा कर सकते हैं। जो भी गतिविधियां पिछले कुछ दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच या भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बनी हुई थी, जो तनाव बना हुआ था, दोनों तरफ से हमले हुए थे, भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था और इस पूरे ऑपरेशन को न सिर्फ ऑपरेशन बल्कि नीति के तहत इस सिंदूर ऑपरेशन को बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये यात्रा जो रहने वाली है, इसमें विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, आपसी सहयोग, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा वहां पर होने वाली है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक फैक्टर नहीं, कई ऐसे फैक्टर इस विदेश यात्रा में इंक्लूडेड है जिस पर तमाम चर्चाएं जो है वो विदेशी मंत्रियों से एस जयशंकर करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए, हर तरह से बातचीत होगी, चाहे वो आपसी सहयोग हो, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। हर प्रकार से चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने यात्रा को लेकर जानकारी साझा की है और बताया है कि इस यात्रा में क्या कुछ खास होने वाला है। आज से विदेश दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर रहेंगे। कुल मिलाकर ये 6 दिन की 3 देशों की होगी, जिसमें जर्मनी और डेनमार्क और एक और देश शामिल है। 3 देशों की ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा, इसमें आपसी सहयोग, आपसी संबंध, आपसी जो रिश्ते हैं उसको लेकर बातचीत होगी और भी बहुत सारे मुद्दे इसमें शामिल होने जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। संसदीय समिति को आज ब्रीफ किया जाएगा। विदेश मंत्री, विदेश सचिवालय की तरफ से और विदेश सचिव विक्रम मिश्री को आज इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी देंगे, खासतौर पर ऑपरेशन को लेकर। और बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि संसदीय समिति को ब्रीफ करते हुए विक्रम मिश्री नजर आएंगे, जो कि विदेश सचिव है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी जाएगी। सांसदों के विदेश दौरे को लेकर भी ब्रीफ करेंगे क्योंकि कुछ ही दिन में डेलीगेशन जो है फॉरेन जाने वाला है और इस बीच 33 देशों में ऑल पार्टी डेलीगेशन जो है वो भेजी जा रही है, सरकार भेज रही है। ग्रुप्स हमने आपको कल भी बताए थे कि 7 ग्रुप्स में कौन कौन से वो चेहरे शामिल होंगे जो विदेश यात्रा पर जाएंगे और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से तमाम जानकारी वहां पर देते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री आज पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति जो है उस पर संसद की समिति को जानकारी देंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री भारत पाकिस्तान के हालिया सैन्य टकराव और ऑपरेशन सिंदूर और दोनों देशों के बीच जो तनाव कम करने को लेकर समझौता हुआ है उसको संसदीय समिति के आगे रखेंगे, उस हवाले से बातचीत करेंगे, जानकारी देंगे ताकि जब डेलीगेशन फॉरेन जाए तो वो भी ग्लोबल लेवल पर जब ऑपरेशन सिंदूर को रिप्रेजेंट करे तो पूरी तमाम जानकारी, सटीक जानकारी के साथ वो वहां पर हो और प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो है उसकी विदेश में रहे। तो फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि विक्रम मिश्री आज सोमवार को संसदीय कमेटी को भारत पाकिस्तान के बीच में जो तमाम चीजें हुई है उस हवाले से जानकारी देंगे। 33 देशों में ऑल पार्टी डेलीगेशन सरकार भेज रही है। ग्रुप्स अलग अलग हैं और इसमें कई चेहरे शामिल हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि हर एक ग्रुप में एक मुस्लिम प्रतिनिधित्व भी शामिल होगा। तो फिलहाल ये सरकार की तरफ से बड़ा कदम, जहां पर पहले समिति को जो है वो समझाया जाएगा, ब्रीफ किया जाएगा, क्योंकि विदेश सचिव विक्रम मिश्री की अगर बात की जाए लगातार प्रेस ब्रीफिंग करते हुए नजर आए हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इस बीच सांसदों के विदेश दौरे को लेकर भी ब्रीफ वो करेंगे कि क्या कुछ कैसे रहने वाला है। चले, ताबिश कमाल हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, ताबिश से जानकारी लेंगे। ताबिश, आज बहुत महत्वपूर्ण ये चर्चा होगी, ये जानकारी होगी विदेश सचिव की तरफ से विक्रम मिश्री खुद पूरे ऑपरेशन को लेकर और ऑपरेशन के बाद क्या हुआ, पहले क्या हुआ था, मध्य में क्या हुआ और आने वाले समय में क्या होगा, ये तमाम जानकारियां दी जाएंगी। और खास तौर पर जो सर्वदलीय डेलीगेशन फॉरेन में भेजा जाएगा, विदेश में भेजा जाएगा, उसको लेकर भी आज जानकारी साझा की जा सकती है। तो शिखर, देखिए, विदेश सचिव विक्रम मिश्री आज तमाम सांसद हैं, उनकी जो डेलीगेशन है 59 सांसदों के 7-7, 8-8 डेलीगेशन बनाए गए हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाएंगे और एक एक डेलीगेशन 7 से 8 देशों के अंदर दौरा करेगा जो दुनिया को ये बताएगा कि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भारत ने किस तरह से पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अफवाह फैलाई गई, लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गई थी कि भारत ने अपनी सेना के टारगेट किया, लेकिन भारत लगातार इस बात को कहता रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत इस बात को कहता रहा है कि हम कभी सिविलियंस को टारगेट नहीं करते और ना ही हमने सिविलियंस को टारगेट किया है, बल्कि हमने आतंकी
ठिकानों को निस्तनाबूद करने की जो बात कही थी हमने, आतंकवादियों के वो जो ठिकाने उनको निस्तनाबूद किया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, पहलगाम घटना के बाद से लगातार देश के अंदर गुस्सा था, नाराजगी थी, और भारत की जनता ये चाहती थी कि जो पहलगाम में हुआ है उसका बदला लिया जाना चाहिए। भारत सरकार ने पूरी प्लानिंग के साथ में सेना को फुल पावर दी। सेना ने अपने हिस्से से ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेट किया, और इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस तरह से कार्रवाई की गई है, जो पूरी सैन्य तैयारियां की गई, किस तरह से उन टारगेट से उनको किस तरह से पॉइंट आउट किया गया, कैसे ये सब ऑपरेशन सफल हो पाया, ये सब जानकारी आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री तमाम सांसदों को देंगे, उनको बताएंगे। वो दुनिया के जिस भी मुल्क में जाएंगे वहां पर जाकर जो बताएंगे। ताबिश, ये बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर, जहाँ पर ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया के इस फैसले के बाद पाकिस्तान सेम चीज कॉपी करता हुआ नजर आया, लेकिन यहाँ पर पहले ब्रीफिंग करना, क्योंकि जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन हुआ है उसके प्रूफ्स के साथ हमारी सरकार और यहाँ पर विदेश सचिव ने हर बार प्रेजेंट किया है। इस बीच ग्लोबल लेवल पर जब इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा विद ऑल पार्टी मेंबर्स, तो यहाँ पर एक अलग जो नजारा है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो देश विदेश तक गूंज उसकी गई है। बिल्कुल सही बात है। ग्लोबल लीडरशिप अगर आज की डेट में दिखी जाए तो आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से इस बात को कहते रहे हैं, चाहे वो G20 हो, चाहे सार्क सम्मेलन हो, चाहे कोई और सम्मेलन हो, प्रधानमंत्री हमेशा इस बात को उठाते रहे हैं। हर जहां भी प्रधानमंत्री को जो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला है, उन्होंने बहुत महत्वपूर्णता के साथ में आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों को उठाया है, और जिस पर भारत की इस चिंता को सभी ने सराहा है। भारत के इस कदम में सभी देश साथ मिलकर के खड़े हुए हैं। आज तमाम सबूतों के साथ भारत दुनिया के इन मुल्कों में दौरा करेंगे, और भारत के सांसद वहां जाकर के बताएंगे किस तरह से पाकिस्तान की धरती पर पनप रहा था, किस तरह से भारत के पास वो तमाम सबूत मौजूद हैं, किस तरह से आतंकवादियों के मरने पर उनके जनाजे में पाकिस्तानी सेना वहां पर खड़ी हुई नजर आ रही है। जनाजे की जब नमाज हो रही है तो वहां पर पाकिस्तान की सेना के बड़े अधिकारी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम सबूत काफी है दुनिया को ये बताने के लिए कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर सेना के सरपरस्ती के अंदर सेना के साथ मिलकर के आतंकी कैंप बनवाए जा रहे थे। आतंकियों कैंपों के जरिए न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के अंदर आतंक का कहर बरपाया जा रहा था, और इस सबका मुख्य सूत्रधार पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सेना, बाकी एजेंसियां आतंकवादियों को पैदा करती हैं। ये भारत दुनिया को समझाएगा और दुनिया के तमाम मुल्कों में जाएगा। खास तौर से हमारी जो निगाहें रहेंगी वो इस्लामिक कंट्रीज में रहेंगी, क्योंकि इस्लामिक देखा जाए तो भारत के साथ तमाम जो कंट्रीज हैं वो आकर के खड़ी हुई है। लेकिन ताबिश, भारत के लिए ये कितना मुश्किल चीज होगी, क्योंकि आज ही नहीं कई सालों से भारत ये करते आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश की गई है, और ये कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना भी गई, पाकिस्तान के कुछ नेता भी देखे गए। कल एक आतंकवादी मारा गया, उसकी भी खबरें आ रही है कि वहां पर जनाजा जो है वो एक ऑफिशियल तरीके से किया गया, जो एक विधि विधान होता है देश में। ये तमाम चीजें हैं, पाकिस्तान उसके बावजूद भी सुधर नहीं रहा है। क्या ये भारत के लिए इतना आसान होगा पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर बेनकाब करना और ये यकीन दिलाना कि पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है? देखिए शीतल, इसमें सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने खुद इस बात को सबूत दे दिया है पूरी दुनिया को। उनकी आर्मी जनाजे में जाती है आतंकवादियों के, उसके बाद पाकिस्तान उनको कंपनसेशन देता है। पाकिस्तान करोड़ों रुपया आतंकवादियों को दोबारा बसाने के लिए देता है, और पाकिस्तानी मीडिया इस बात को बताती है कि जो हमारे यहाँ शहीद हुए हैं उन आतंकवादियों को शहीद मानते हैं, उनको शहादत के बदले पाकिस्तान सरकार उनको पैसा दे रही है, उनके जनाजे में जा रही है। तो ये तो पाकिस्तान ने दुनिया को खुद बताया है। भारत को तो सिर्फ सबूत दिखाने होंगे, पाकिस्तान मीडिया को तमाम सबूत, हमारी एजेंसी ने तमाम सबूत जुटाए हैं, वो सबूत सिर्फ खुद दिखाना होगा और वो बताना होगा कि पाकिस्तान को खुद अपने मुंह से मिलता है कि हम उन आतंकियों को पैसा दे रहे हैं, हम उन आतंकियों को शहीद बता, हम जनाजे में जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा सबूत है भारत के लिए, और भारत इन्हीं सबूत के भरोसे दुनिया भर में जाकर ये बताएगा किस तरह से ये आतंकी देश पूरी दुनिया को परेशान किए हुए हैं। ठीक है ताबिश, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से भारत की जो डेलीगेशन फॉरेन जा रही है वो ग्लोबल लेवल पर भारत को कैसे रिप्रेजेंट करती है। फिलहाल एक और बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें कि एनएसए ने ईरान के चीफ से बातचीत की है, इस हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, और इसको लेकर फिलहाल आपको बता दें कि फोन पर एनएसए अजीत डोभाल ने ये बातचीत की है और सुरक्षा
और आर्थिक सहयोग पर यह पूरी चर्चा इस बीच यानी कि एनएसए अजीत डोभाल और ईरान के सिक्योरिटी चीफ के साथ ये बातचीत हुई है। तो द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल संबंधों को लेकर मजबूत करने पर जोर जो है वो दिया गया है और तमाम चर्चाएं इस हवाले से कि किस तरीके से सुरक्षा और यानी सिक्योरिटी और आर्थिक यानी इकोनॉमी वाइज सहयोग जो है वो एक दूसरे को ये दोनों देश देते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए अजीत डोभाल ने ईरानी समकक्ष से बातचीत की है और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को लेकर यह बातचीत हुई है। ऐसे अजीत डोभाल ने ईरान के सिक्योरिटी चीफ से फोन पर बातचीत की और ये फोन पर बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच जो संबंध है उनको और प्रगाढ़ करने के लिए, उनको और मजबूत करने के लिए कैसे कदम उठाए जाएंगे, दो देश कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हाल ही में भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच जो एक जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं वो भी क्रिएट हुए हैं। खासतौर पर अमेरिका अपनी प्रेजेंस, अपनी एग्जिस्टेंस इन दोनों देशों के बीच या कहीं भी जब भी युद्ध होता है तो उसमें अमेरिका ये शो करना चाहता है। अमेरिका अपने आप को अपर हैंड की तरफ जो है वो रखना चाहता है। यही हमने यहाँ पर भी देखा। भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आकर इसकी पुष्टि की कि भारत पाकिस्तान। उसके बाद ये तनाव जो है वो धीरे धीरे बढ़ गया। ट्रेड के हिसाब से भी बाकी जो संबंध कुछ देशों के बीच थे वो भी हल्के हल्के खराब हुए। ईरान की तरफ मजबूती की तरफ जो है वो भारत बढ़ रहा है। आपको लिए चलते हैं पानीपत, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री इस वक्त संबोधन कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। आज उद्घाटन हुआ है। आज यहाँ पर पूर्णाहुति हम सब ने मिलकर के डाली है। मैं आप सबको इस ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही, मैंने जैसे कहा है कि आज गर्व का दिन है और माननीय पवन जिंदल जी ने, जो संगठन ने, जो हमारा श्री माधव जैन सेवा न्यास ये केंद्र है और इसकी परिकल्पना भी है ग्रामीण विकास केंद्र, और उस परिकल्पना को हम साकार मूर्त रूप होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस केंद्र का जो उद्देश्य था वो आज पूर्णता की ओर जा रहा है। हम देखते हैं कि इस केंद्र से जो हमारे किसान भाई हैं बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, खाद का उपयोग करते हैं। इस केंद्र के माध्यम से उनको प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाना, उनको बताना, और वो इसी से जुड़ा हुआ इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि अगर आप प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे, ज्यादा आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो व्यक्ति हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होगा। इसकी सबसे प्राथमिक कड़ी यही है। दवाई से बचेगा, डॉक्टर पे जाने से बचेगा। और स्किल सेंटर चल रहा है। हमारे इसी क्षेत्र के बच्चे, नजदीक के 400 450 बच्चे नजदीक के गांव के, उनको अत्याधुनिक स्किलिंग में स्किल किया जा रहा है। ये भी हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। स्किल करने के बाद प्लेसमेंट भी दिया जा रहा है। व्यक्ति को एक रास्ता दे दिया कि आपने इस पे चलना है। अब गति तो युवा साथी की है, किस गति से चलेगा, कितनी गति उसने बनानी है, किस ऊंचाई तक वो पहुंचेगा। यहां से एक रास्ता निकल गया, और रास्ता निकला तो उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ना है। मैं युवा साथी यहाँ बैठे हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि किस गति से हमने बढ़ा वो मेरे स्किल के ऊपर निर्भर करता है। हम अपने सामान को, हमारी ये स्किलिंग होती है कि लोग लाइन
लेके भी लेते हैं, लाइन लगती है आकर के। हमारी जो स्किल है, स्किल के ऊपर ही निर्भर करता है। स्किल वो भी है कि हम सामान भी बना देते हैं, लेने वाला भी कोई नहीं होता है। ये हमारे स्किल के ऊपर निर्भर करता है। और मैंने कहा है कि ये अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्किल सेंटर का भी यहाँ चल रहा है, जिससे हमारे यहाँ से युवा, ऐसे युवा जो इस देश के विकसित भारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, वो युवा, वो स्किल यहाँ से निकलेगा। मैं सभी युवाओं को, आदरणीय पवन जिंदल जी को, कि उन्होंने जो एक सोच थी, उस सोच को धरातल पर उतारते हुए इसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय पवन जिंदल जी ने एक और शब्द कहा कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो आप सबके सहयोग, आशीर्वाद से ही ये संस्थान चल रहा है। देखिए, कई बार होता है, आज मैं मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोल रहा हूँ, कल मैं वहां बैठ सकता हूँ जहां बैठे हैं, आप में से कोई इधर आकर के बोल सकता है। परंतु हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है, जो भी संस्थान में आ गया है उसकी स्वयं की जिम्मेवारी है कि इस संस्था को कैसे आगे बढ़ाना, इसका कैसे सहयोग करना है। हर व्यक्ति उस सहयोग के नाते ही इस संस्था के अंदर आकर के इसको आगे बढ़ाने के लिए वो अपना यहाँ पर आकर के बता सकता है, बढ़ा सकता है, सहयोग कर सकता है। हर तरीके से आप लोग देख रहे हैं। और आज ये हम सब के लिए बड़े खुशी की बात भी है कि आज कृषि कुलम जो वेलनेस सेंटर का उद्घाटन हुआ है। इस देश को दो चीजों की आवश्यकता है, वो है हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, मजबूत हों, स्वस्थ हों, हमारा शरीर रहे थे। इस वक्त पानीपत से हरियाणा के मुख्यमंत्री अपना संबोधन कर रहे थे और हरियाणा को लेकर या बाकी अन्य चीज़ों को लेकर वो अपना संबोधन दे रहे थे। अब जरा आगे बढ़ेंगे। अब बात शोपियां की होंगी, जहां पर लगातार जो आतंकियों के मददगार हैं उन पर कार्रवाई जारी है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। शोपियां से एक और बड़ी खबर, जहां पर आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार करने का काम किया गया है। हथियार और गोला बारूद भी उनसे बरामद किया है तो मददगार, लेकिन मददगार के साथ साथ उनके पास ये तमाम चीजें भी होती हैं। सेना, एसओजी, सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब यहाँ पर सेना के लिए 2 चीजें खड़ी हो चुकी है। पहला ये कि ये मददगार क्या कुछ जानकारी देते थे, किस तरीके की मदद जो है इन आतंकी तंजीमों की करते थे। दूसरा, ये गोली बारूद जो ग्रेनेड्स वगैरह, पिस्टल बरामद हुई है, ये आते कहाँ से है। फिलहाल सेना, एसओजी, सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई यानी कि जॉइंट ऑपरेशन चलाया और यहाँ पर आतंकवादियों के मददगारों के खिलाफ ये अभियान चला और इस अभियान में शोपियां में आतंकी ठिकानों पर छापेमारी जो है वो की गई। फिलहाल आतंकियों के 2 मददगार जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं और तस्वीरों में आप देखिए ये सामान उनसे बरामद किया है और ये वो 2 जो मददगार हैं, तस्वीर में आप देख सकते हैं, जो आतंकवादियों की मदद करते थे। इनसे फिलहाल आपको बता दें कि 2 पिस्टल, 4 ग्रेनेड और 43 लाइव रोंद जो है वो बरामद किए गए हैं और बाकी भी मटेरियल जो है इनसे बरामद किया गया है और इस वक्त तमाम तहकीकात इस हवाले से चल रही है। इरशाद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, इरशाद से पूरी जानकारी लेंगे। इरशाद, क्या जानकारी है आपके पास? 2 मददगारों को फिर से आज शिकंजा कसा गया है। कुल मिलाकर ये अभियान लगातार जारी है और मददगारों को पकड़ा जा रहा है। न सिर्फ इरशाद, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, उन्हें भी पकड़ा जा रहा है और उनके साथ साथ बहुत सारा सामान भी बरामद हो रहा है। देखिए शीतल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कल जो है नाका एस्टेब्लिश किया गया है इमाम साहब के डीकेपुरा के अंदर, और कहीं ना कहीं ये मुसद्दिक इतला की कि जो है कि गाड़ी अल्टो कार है उसमें कहीं ना कहीं जो OGW का उनका जो है आना जाना रहता है। उसके बाद जो है शोपियान पुलिस ने एक नाका एस्टेब्लिश किया है और उसके बाद उन दोनों को जो है दर दब हो गया और उस गाड़ी से जो है 2 पिस्टल और कुछ राउंड और 2 ग्रेनेड भी जो है वो रिकवर किए और कुछ नकदी कैश भी जो है कहीं ना कहीं वो रिकवर हुए। मैं आपको बता दूं, पहलगाम अटैक के बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हरकत में आ चुकी है। अगर मैं शोपियान की बात करूं, आपको याद होगा कि शोपियान जो है पिछले जो है 2 सालों से है वायलेंट रहा है। अगर
इस वक्त की मैं बात करूं, इस वक्त भी जो है चप्पे चप्पे पे जो है नाके स्टेब्लिश किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है ये जो OGWS जो उनकी जो इनका मददगार है, आतंकी का मददगार है, उन पे जो है कहीं ना कहीं जो है कशन जो है वो ऐसे जा रहा है। और मैं आपको बता दूं जिस तरीके से शोपियान पुलिस ने ये कार्रवाई जो है की है, आज भी जो है कई जगहों पे कार्डने सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इनके और भी साथी इसी इलाकों में छुपे हो सकते हैं। जी शीतल, यहाँ पे इरशाद सवाल ये है कि कुछ दिनों में लगातार कार्रवाइयां देखने को मिली है। पहले 3 मददगार गिरफ्तार किए गए, 2 एनकाउंटर्स हुए, 6 आतंकी मारे गए, अब फिर 2 और मददगार गिरफ्तार हुए हैं। कश्मीर वैली की अगर बात की जाए खास तौर पर, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इन तक ये आर्म्स और एम्यूनिशन पहुंचाता कौन है। दूसरी बात कि किस तरीके की मदद ये वैली में करते हैं, क्या इस हवाले से कोई जानकारी है? आपका बिल्कुल सही कहना है कि ये जो सामान है ये आता कहाँ से, ये एक बड़ा सवाल है सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से। मैं आपको बता दूं ये जो OGWS बिल्कुल देखने में एक स्टूडेंट लगते थे और इनके पास ये असला निकलना ये बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, इनके लिए ये बड़ा सवाल है अगर ये इनके पास सामान है तो आया कहां से। इसीलिए आज जो है बड़ी मीटिंगें चल रही है और SSP खुद जो है इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं कि ये जो सामान है आया कहां से और कितने साथी हैं इस ग्रुप से जो है जुड़े हुए, उनको भी दर दबोचा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरशाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई। इतना सामान बरामद हुआ है तो जाहिर सी बात है ये भी आतंकवाद की श्रेणी में इन्हें भी गिना जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतना सामान इनके पास कहां से पहुंचता है, क्या इसे सप्लाई किया जाता है या इसके जरिए आतंकवादियों की मदद की जाती है या फिर आतंकवाद ही इन तक ये सामान पहुंचाते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लगातार गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं और ये दायरा पहलगाम हमले के बाद और भी बढ़ सकता है। प्रतिदिन कोई ना कोई बड़ी अपडेट निकलकर भी सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएंगे आगे बढ़कर और ये समझाने की कोशिश करेंगे। यूपी से एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में रहते हैं और लगातार विकास कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं। शाम 6 बजे मेरठ के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विकास कार्यों को देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की विकास की दिशा कहां की तरफ जा रही है, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कहां की तरफ जा रहा है, उसको लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आज फिर से 6 बजे कुछ विकास कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री की तरफ से होने जा रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि पूरे एक्शन में योगी सरकार नजर आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, जहां पर विकास कार्यों को लेकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए लगातार इनकी समीक्षा की जा रही है। शाम 6 बजे मेरठ में इनकी बैठक होने वाली है जिसमें तमाम समीक्षाएं जो है वो की जाएंगी। विकास कार्यों के बारे में जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे कि किस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितना काम करने की जरूरत है, क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो इस तमाम हवालों से ये मीटिंग जो है वो होने वाली है, समीक्षा जो है वो की जाएगी। मेरठ के अफसरों के साथ चर्चा होगी और दिशा निर्देश उन्हें दिए जाएंगे कि विकास कार्यों को में और गति लाए या जो पूरे नहीं हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। रजा अब्बास हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। रजा, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के विकास के हर तरह से उसे देखते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, कैसे मजबूत करना है, ये तमाम चीजें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। आज क्या होना है मुख्यमंत्री की तरफ से, ये जरा डिटेल में बताइएगा। देखिए, आज समीक्षा बैठक सहकारिता विभाग की करेंगे। उसके बाद 6 बजे जो मेरठ को एनसीआर से जोड़ने की प्लानिंग है, यानी जो ब्लू ट्रेन्स चलाने की प्लानिंग है, तमाम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज ओवर लैपिंग, तमाम परियोजना जो मेरठ से दिल्ली को कनेक्टिंग करेगी, नोएडा से कनेक्टिंग करेगी, उस योजना पे ध्यान पूर्वक समीक्षा बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं मेरठ से, उनसे बैठक करेंगे। सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। इसलिए हो रहा है क्योंकि 24 मई को जो है जितने भी तमाम प्रदेश हैं भारत में, उनके सब सीएम इकट्ठा होंगे दिल्ली में और नीति आयोग के अध्यक्ष के सामने सारे प्रपोजल रखे जाएंगे कि जो योजनाओं के पैसे जाते हैं केंद्र सरकार से, किस तरह से सुचारू रूप से तमाम योजनाओं का अनुपालन जो है प्रदेश हित में हो रहा है। लिहाजा 24 मई को जो दिल्ली में मीटिंग है नीति आयोग की, उससे पहले ये योगी आदित्यनाथ का तमाम विभागों की समीक्षा बैठक करके एक प्रपोजल तैयार करके नीति आयोग के सामने रखेंगे कि अभी तक इतना काम हो चुका है, आगे इतना काम इतनी निर्धारित समय में हम कर लेंगे।
रजा, क्या लगता है जिस तरीके से प्रोजेक्ट प्लानिंग यूपी के लिए की गई थी वैसा रिजल्ट, शीतल। वैसा आउटकम आया है क्या बाहर? देखिए, आज जो है उनकी जो मीटिंग होने के बाद 7:30 बजे मीडिया ब्रीफिंग होगी, उसमें क्लियर हो जाएगा कहाँ तक जो है अधिकारियों ने रोड मैप तैयार किया और कहाँ तक परियोजनाएं जो संचालित हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है मेरठ रीजन में, जहाँ ब्लू ट्रेन की बात है, एनसीआर से जोड़ने की बात है, ब्रिजेस बनने की बात है, और उसके बाद एक्सप्रेस वे 1-2 छोटे बनने की बात है, क्योंकि मेरठ से कनेक्टिंग, यानी मेरठ जितनी जल्दी कनेक्ट हो जाएगा दिल्ली से उतना जो है ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, और जिस शहर में दूसरे शहर का ट्रांसपोर्ट बढ़ता है तो इकोनॉमी डेवलप हो जाती है शहर की। तो जाहिर सी बात है, ये सब चीजें देखने के बाद जो है वो 7:30 बजे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कितना मेरठ डिवीजन के अधिकारियों ने, प्राधिकरण के अधिकारियों ने, जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने इस वर्क को फिलअप कर लिया है और कितना बाकी रह गया, ये नीति आयोग के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 मई को पेश करेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका रजा, ये जानकारी के लिए। फिलहाल जिस रफ्तार से अपराधियों का खात्मा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसकी दोगुनी रफ्तार से वहां पर विकास भी हो रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ इसके लिए प्रतिबद्ध है। 2017 के बाद कई तस्वीरें बदलने की बात भी उत्तर प्रदेश के अंदर होने का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी आपको बताने की कोशिश करेंगे, जहां पर लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दर्शन लगाया है। बड़ी अपडेट, अपने आवास में आयोजित ये जनता दर्शन किया है। जनता दर्शन करने से वहां पर लोगों को उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और सीएम ने फरियादियों के पास पहुंचकर अपनी समस्याएं सुनी, उनकी समस्याएं सुनी है और उनको निस्तारण देने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए गए। तो बिल्कुल लखनऊ में सीएम योगी ने ये जनता दरबार लगाया है, जनता दर्शन वहां पर लगाया गया है, जहां पर तमाम समस्याएं जो है लोगों की सुनेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और पहले भी ऐसा करते हुए नजर आए, जहां पर जब गोरखपुर दौरे पर होते हैं हमेशा वहां के लोगों के साथ जनता दरबार लगाया जाता है, उनकी समस्याओं को सुनाया जाता है और जो समस्याएं मौके पर हल हो सके उनका हल वहीं पर किया जाता है और बाकी के लिए आला अफसरान जो भी बड़े आला अधिकारी है उन्हें निर्देश दे दिया जाता है। तो फिलहाल सीएम आवास पहुंचे फरियादियों की बातचीत जो है वो सीएम योगी से हुई है, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई है और समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी बड़े अफसरों को दिए। बिल्कुल, देखिए, समय समय पर जब भी समय की मांग होती है तब योगी आदित्यनाथ इस तरह के जनता दरबार लगाते हैं। वहां पर आम लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुनते हैं और त्वरित रूप से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं ताकि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को दूर किया जाए। आगे बढ़ेंगे, जहां पर लखनऊ के हवाले से ही बात होगी। एक और बड़ी खबर, जहां एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है और कामयाबी मिली है, क्योंकि यहां पर एक एजेंट जो है आईएसआई का गिरफ्तार हुआ है। तो फिलहाल यहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एटीएस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी से शहजाद नाम के एक शख्स के तार जुड़े हुए पाए गए हैं और पाकिस्तान को खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप है। देश में कई सक्रिय स्लीपर सेल को उपलब्ध करवाता था ये पैसे, शहजाद जो है फंडिंग करवाता था, यानी कि ये बड़े तार जो है पाकिस्तान और आईएसआई से जुड़े हुए शहजाद के नजर आए। बिल्कुल, देखिए, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत देश के अंदर ही ये इस तरह के लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान को सीधा मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज को मदद कर रहे हैं और उन्हें भारत की गुप्त इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं। गुप्त तरह की जो सूचनाएं होती हैं उन्हें पाकिस्तान की इन एजेंसीज तक पहुंचाया जाता है। इसी मामले में फिलहाल एटीएस को बड़ी सफलता मिली है और एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आपकी स्क्रीन पर जो बार बार तस्वीर आ रही है ये वही शख्स है जिसका नाम शहजाद है, जिसके तार सीधे आईएसआई एजेंसी से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान को खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप इस पर लगा हुआ है। देश में कई सक्रिय जो स्लीपर सेल्स हैं उनको पैसे पहुंचाने के या उन्हें फंडिंग करने का काम या उन्हें फंडिंग करने का आरोप भी इस पर लगा हुआ है और इसी को लेकर फिलहाल मुरादाबाद से इस शख्स को गिरफ्तार किया है। इससे पूछताछ जारी है। आईएसआई एजेंट गिरफ्तार हुआ है, उत्तर प्रदेश एटीएस से इसे गिरफ्तार किया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आईएसआई एजेंट गिरफ्तार हो गया है। इस जासूस का नाम शहजाद बताया जा रहा है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये शहजाद नाम का युवक रामपुर का रहने वाला था जो भारत की जो इंफॉर्मेशन है उसे पाकिस्तान तक पहुंचाता था। कई बार पाकिस्तान की यात्रा भी शहजाद कर चुका है। तो इसके हवाले से भी आपको बता दें एजेंट जो है गिरफ्तार हुआ है।
देखिए, कई खुफिया जानकारी पाकिस्तानी एजेंसी को लीक करने का आरोप इस शहजाद पर लगा हुआ है। देश में कई सक्रिय स्लीपर सेल को उपलब्ध करवाता था पैसे शहजाद, तो इसको लेकर एक बड़ी जानकारी, जहां पर फंडिंग जो है स्लीपर सेल्स को कर रहा था शहजाद, क्योंकि पाकिस्तान जाता रहता था और इस बीच एजेंट्स को, स्लीपर सेल्स को पैसे भी देता था। देखिए, आईएसआई के एजेंट्स को कई भारतीय सिम भी उपलब्ध करवाए हैं, यानी नेटवर्क को लेकर भी इसने मदद की है। भारतीय सिम उपलब्ध करवाए हैं जिससे उन्हें मदद मिली। ये पूरी मदद जो है वो इस शहजाद नामक का शख्स ने की है और फिलहाल इसे गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ भी लगातार जारी है। पूछताछ के जरिए कई चीजें निकलने की पूरी संभावनाएं हैं। देखना होगा क्या कुछ आएगा। इसके साथ ही कॉस्मेटिक्स, कपड़े, मसाले और दूसरे जो सामान है उसकी ये अवैध तस्करी करता था। भारत पाकिस्तान सीमा पर ये अवैध रूप से तस्करी करता था, इलीगल एक्टिविटीज को वहां पर अंजाम देता था और जो उस अवैध तस्करी से पैसा आता था उसका उपयोग आईएसआई के जो एजेंट हैं या जो लोग हैं उनको करवाता था, फंडिंग करवाता था। इसकी आड़ में वे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता था। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि आईएसआई के लिए काम शहजाद करता था और इस बीच उमेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। उमेश, क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से? एटीएस की बड़ी कामयाबी है और ऐसे कई स्लीपर सेल्स का पता चल पाएगा इससे? देखिए रूपाली, बिल्कुल यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। जिस तरह से यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है शहजाद के ऊपर, और शहजाद की गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से की है। हालांकि शहजाद रहने वाला रामपुर पांडा का है और इसके ऊपर कई आरोप लगे हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी आईएसआई के इशारे पे ये काम कर रहा था, साथ साथ भारत में इसके कई स्लीपर सेल हैं जो इसके लिए काम करते थे। और इस तरह का ये भी आरोप है शहजाद के ऊपर कि जिस तरह से वो फंडिंग करता था, इसके ऊपर जिम्मेदारी फंडिंग की थी। लगातार कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है और लगातार कहीं ना कहीं जो यूपी एटीएस है वाच कर रही थी। यही वजह है कि यूपी एटीएस के हत्थे से मुरादाबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में तमाम जो स्लीपर सेल है जो इसके सहयोगी हैं और उन लोगों की गिरफ्तारी आने वाले समय में यूपी एटीएस कर सकती है। ये एक बड़ी कामयाबी है। कहीं ना कहीं आप देखिए कि जिस तरह से तमाम जो कारोबार का टोला है वो ओढ़ रखा था शहजाद, और मसाले और उस तरह का व्यापार करने के लिए कई बार ये पाकिस्तान गया था और उसके बाद कहीं ना कहीं आईएसआई के इशारे पर जिस तरह से भारत की तमाम गोपनीयता को भंग कर रहा था, लगातार भारत के देश विरोधी जो चीजें हैं, जो फोटो है, वीडियो है, वो शायद पहुंचाता था। और जिस तरह से भारतीय सिम भी इसको उपलब्ध कराया गया था, तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जो आईएसआई के सहयोग से इसको मिलता था। और लगातार जो भारत में स्लीपर सेल है उनकी कहीं ना कहीं उमेश, अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है इस शख्स से, क्या कुछ पता लग पाए हैं? क्या और भी लोग इनके संपर्क में हो सकते हैं जो इस दायरे में होंगे? देखिए शीतल, बिल्कुल है। शहजाद को आज यूपी एटीएस कहीं ना कहीं कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड लेने की कोशिश करेगी। रिमांड के दौरान ही यूपी एटीएस तमाम ऐसे राज हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब शहजाद से यूपी एटीएस से चाहिए। और कहीं ना कहीं उन सवालों के जवाब लेने के बाद ये माना जा रहा है कि यूपी एटीएस आने वाले समय में तमाम अन्य जो स्लीपर सेल हैं, जो सहयोगी हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ठीक है उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि नारनौंद का दौरा जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। हरियाणा के हवाले से बड़ी खबर है, जहाँ पर आपको बता दें कि ऐतिहासिक गांव राखी गढ़ी जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उत्खनन कार्य का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे और ये नारनौंद का दौरा बेहद खास, जहां पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी वहां पर जाने वाले हैं। 1 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से किया जाएगा। मुख्यमंत्री दोपहर करीब 12 बजे, यानी अब से ठीक 20 से 25 मिनट के बाद वहां पर जाएंगे। राखी गढ़ी इस गांव का नाम है। नारनौंद ये पूरा इलाका है जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दौरा करेंगे। ऐतिहासिक गांव ये माना जा रहा है राखी गढ़ी, जहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से आज दौरा होने वाला है और इस दौरे के जरिए कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा। ये करोड़ों की हिसाब से ये परियोजनाएं होंगी और करीब 12 बजे के आसपास ये वहां पर पहुंचेंगे और ये कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर सोलापुर में फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया है। ये आग की घटना, सोलापुर से फैक्ट्री में आग लगने से 8 लोगों की मौत हुई है। बेहद दुखद खबर महाराष्ट्र से, जहां पर अग्निकांड में कंपनी मालिक की भी जान चली गई है। जो वहां कंपनी का मालिक था उसकी जान भी इस घटना में चली गई है। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने इस घटना को लेकर दुख जताया है और अपने दुख को सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त किया है। महाराष्ट्र का सोलापुर, जहां पर भीषण आग लगी और भीषण आग लगने से 8 लोगों की अभी मौत बताई जा रही है। मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद की घोषणा भी कर दी है। 2-2 लाख रुपए की घोषणा की है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि ये हादसा जो है पेश आया है, जिसमें 8 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अकाउंट एक्स पर दुख व्यक्त किया है और पोस्ट किया है, जहां पर साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों के घर के लोगों की मृत्यु हुई है उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और जिनके घर के लोग घायल हुए हैं उन्हें 50-50 हजार की राशि जो है वो दी जाएगी। तो साथ ही साथ ये भी कहा है कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उन्हें पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आप देखिए, फैक्ट्री में आग लगने से 8 लोगों की मौत, जिसमें फैक्ट्री का मालिक भी शामिल है और इसमें फैक्ट्री के मालिक की भी मौत हो चुकी है और बेहद दुखद है। सुबह सवेरे ये जब हादसा पेश आया, इसके चलते अब फिलहाल अकाउंट एक्स पर भी जो है पीएमओ इंडिया यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकाउंट एक्स पर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट पर ट्वीट किया गया। इरशाद अहमद फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। इरशाद, इस हादसे को लेकर क्या जानकारी आपके पास है अभी, कैसे ये हादसा हुआ है? हाँ देखिए, खास ये है कि कल रविवार को 3:45 पर आग लगने की खबर मिलते ही दमकल कर्मी जो है अग्निशमन विभाग द्वारा गाड़ियां लाई गई थी और उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया था। करीब 2 घंटे के बाद ये आग पर काबू पाया गया था, लेकिन बाद में और भीषण आग लगने से करीब रात में 3 बजे ये आग पर फिर दोबारा से काबू पाया गया। करीब 14 घंटे इस आग को बुझाने में लग गए, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है और जिसमें जो फैक्ट्री मालिक है, टेक्सटाइल मिल का जो मालिक है, वो भी खुद इसमें मर चुके हैं। और बता दें कि उनका 1-1.5 साल का पोता था, वो भी इसमें जो है, खासतौर से ये घटनाएं जो सामने आई हैं तो इसमें दम घुटने की कारण पता लग पाया है कि किन रीजंस की वजह से वो आग लगी है? हाँ, पहले शुरुआत में बताया गया था कि ये शॉर्ट सर्किट है और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, जिस पर अग्निशमन विभाग को बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी और बहुत मशक्कत के बाद ये आग पर काबू पाया गया है। लेकिन दोबारा से और आग लगने से जब घर में लोग सोए हुए थे, सोने के दौरान उनका दम घुटने से इसकी जान जाने की बात सामने आई है और कुछ लोग उसमें कर्मी भी थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इरशाद अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर थे। एक और बड़ी खबर, मुंबई गोवा हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। एक और बड़ी खबर उसी इलाके से, मुंबई गोवा हाईवे पर कार के नदी में गिरने से मौत हुई है। नदी में अचानक से कार गिर गई। कार चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, लेकिन जो बाकी लोग बैठे हुए थे, इसमें 5 लोगों की अभी तक मौत बताई जा रही है। मुंबई गोवा हाईवे पर जगडुबी नदी में कार अनियंत्रित होकर जा गिरी। इस दुर्घटना में कार में सवार 5 लोगों की मौत हुई है। तो बिल्कुल ये भीषण सड़क हादसा जो है मुंबई गोवा हाईवे पे पेश आया है, जहां पर 5 लोगों की मौत वाक़या हुई है और अभी आपको बता दें कि इमीडिएटली उन्हें हॉस्पिटल जो पहुंचाया गया, उसके बाद अब शवों का पोस्टमार्टम करके उन्हें परिजनों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल सड़क हादसे में ये 5 लोगों की मौत हुई है और इसके बाद हैदराबाद को दहलाने की कोशिश जो है वो नाकाम हुई है। बड़ी खबर, जहां 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और आपको बता दें कि इस बीच आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। 2 आतंकी गिरफ्तार और अमोनिया, सल्फर और एल्यूमिनियम पाउडर जो है इनसे जब्त किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बम बनाने का सामान ऑनलाइन खरीदा गया, ये पुलिस की तरफ से कहा गया और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है और फिलहाल कुछ लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। हैदराबाद को दहलाने की कोशिश नाकाम हुई है और 2 आतंकी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि ये दोनों आतंकी खुद ही बम बनाने की योजना बना रहे थे, जिसमें कुछ चीजें भी बरामद की गई हैं। बम बनाने का जो सामान है वो इन्होंने ऑनलाइन खरीदा और ऑनलाइन खरीदने के बाद इनका जो मंसूबा था, इनकी जो मंशा थी, वो बहुत बड़ी थी, जिसको फिलहाल नाकाम कर दिया है।
और 2 आतंकियों को गिरफ्तार करने का काम पुलिस की तरफ से किया गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। चलिए, न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।